हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा 11th क्लास का जो चैप्टर चला हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने दो पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर की जो उसी सीरीज में हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, यानी कुछ टर्म्स थी जो हमारी बाकी थी, कुछ तो हम कंप्लीट कर चुके थे इसमें और कुछ हमारी जो थी वो भी पेंडिंग थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आज की जो हमारी ये टर्म्स हैं, इस अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स हैं, वो सारी कंप्लीट कर दें। तो देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी उससे आगे हम चलते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या थी? वो थी ट्रेड रिसीवेबल। यहीं पे हमने क्लास को खत्म किया था, जो हमारी सेकंड क्लास थी इस चैप्टर की। तो देखते हैं हम आज की क्लास में। फर्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल होता है द अमाउंट ओन्स टू योर बिजनेस, यानी कि अमाउंट ओन्स, ओन मीन्स यानी कि जो आपका ड्यू है, कोई अमाउंट ड्यू टू योर बिजनेस, जिसको आपका बिजनेस का पैसा देना है, बाय द कस्टमर हु बोट गुड्स ऑन और सर्विस ऑन क्रेडिट, यानी कि वो कस्टमर या जिन्होंने आपके बिजनेस से गुड्स या सर्विस परचेज की थी, किससे? ऑन क्रेडिट, उधार में वो उन्होंने खरीदा था। तो उन लोगों को जो आपको पैसा देना उसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि ये आपके बिजनेस के लिए एक तरीके से एसेट्स होते हैं, यानी कि जो पैसा आपको, जो आउटसाइडर होते हैं, जो आपके कस्टमर होते हैं, ठीक है, किससे लेना होता है? कस्टमर से। किससे? कस्टमर से, जिन्होंने क्या किया है? क्रेडिट पे परचेज किया है। जो कस्टमर है जिन्होंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है हमारे बिजनेस से, और उन्हें जो पैसा हमें देना है उसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल, आल्सो कॉल्ड द डेटर्स एंड रिकॉर्डेड एज ए करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। करंट एसेट्स क्या है? जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन द 1 ईयर। तो हमने जो भी उधार में जिसको भी सामान दिया होगा, तो उनका पैसा हमारा 1 साल के अंदर रिकवर होने के चांसेस होते हैं। उसको काउंट किया जाता है किसके अंदर? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका डेटर्स। तो ये क्या होते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी, ये वो आदमी होते हैं, वो कस्टमर होते हैं जिन्होंने क्या किया है? हमारे बिजनेस से जो गुड्स या सर्विस जो परचेज की ऑन क्रेडिट। जब वो किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो वो डेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो कोई भी आदमी हो सकता है, जैसे राम, श्याम। तो जब भी इसने क्या खरीदा हमारे बिजनेस से, तो इसको डेटर्स की टर्म में काउंट किया जाएगा। और एक दूसरा इसी के अंदर आता है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जब हमारे पास बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिसको हम डायरेक्टली गुड्स सेल नहीं कर सकते, यानी कि हमें उनके ऊपर बिलीव नहीं है कि वो हमारा पैसा दे देंगे, या कुछ भी बिजनेस की टर्म्स ऐसी होते हैं जब हम डेटर्स से बदले में कोई ना कोई गारंटी लेते हैं, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है बीआर, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में उसको रखा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो डेटर क्या करता है? आपको एक गारंटी, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक बिल है वो दे देता है सिग्नेचर करके, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आपका पैसा नहीं रिकवर हुआ तो आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। जब बदले में वो डेटर, वो पर्सन आपको एक बिल दे जाए, तो उस बिल का नाम हो जाता है बिल रिसीवेबल। है दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल की टर्म्स, यानी वो पैसा जो आपके बिजनेस को लेना है, किससे? कस्टमर से। जब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो वहां पे डेटर्स की टर्म आएगी, और जब वही आदमी के आपको वो कस्टमर बिल दे जाता है तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी के अंदर कंसेप्ट आपकी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल यानी कि बिजनेस के अंदर जो आपको अमाउंट पेबल है, जो आपको पेमेंट्स करनी है, द अमाउंट यूर बिजनेस ओज टू सप्लायर्स, जो किसको पे करना है, यानी कि टू बी पेड। ये अमाउंट आपको जो पेड करना है, किसको पेड करना है? सप्लायर्स को। यानी कि यहाँ पे तो क्या था, हमने गुड्स सोल्ड किया था और कस्टमर को पैसा देना था। यहाँ पे क्या, सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किया और हमें पैसा देना। हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, जिन्होंने आपको गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की है उधार के ऊपर, जिस सप्लायर से आपने सामान लिया है और उसका पैसा आपको देना, तो किसकी कैटेगरी में आएगा? उनको बोला जाता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इनको क्रेडिटर्स भी कहा जाता है, और ये करंट लाइबिलिटी में काउंट होंगे। क्रेडिटर कौन है? ये क्रेडिटर जब उस पर्सन का नाम आ गया, जो सप्लायर्स है, जब उसका नाम आ जाता है तो उसको हम क्रेडिटर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्योंकि क्रेडिटर अलग अलग हो सकते हैं। हमने बहुत सारे अलग अलग सप्लायर से नाम परचेज किया हुआ गुड्स, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी है, लेकिन जब वो सारे ग्रुप में काउंट होते हैं तो उनको क्रेडिटर्स की टर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी एक चीज आ जाएगी, बिल्स पेबल। बीपी भी बोल सकते हैं, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्स पेबल।
बिल्स पेबल क्या होता है, जैसे हमें किसी डेटर्स ने बिल दे दिया, जब हमें किसी से पैसा लेना था, हमने गुड्स सोल्ड किया था और हमने उससे बिल ले लिया था बदले में, एक लीगल डॉक्यूमेंट। उसी तरीके से हमारे सप्लायर हमसे भी अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे कोई बिल ले लेते हैं तो उस बिल का नाम होता है बिल्स पेबल, यानी कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल एक ही है, बस उस बिल का ना डिफरेंस क्या है भी, जिसको पैसा लेना होता है उसके लिए वही बिल क्या होता है, बीआर, बिल रिसीवेबल हो जाता है, और जिसको पैसा देना होता है उसी के लिए, उसके लिए वो बिल हो जाता है बिल्स पेबल। बिल एक ही है दोनों के लिए, बस डिफरेंस इतना है, जिसको पैसा लेना उसके लिए रिसीवेबल, जिसको पैसा देना उसके लिए बिल्स पेबल। ठीक है, भी आपके ट्रेड पेबल होते हैं, ये सप्लायर होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, और वो उनको जो पैसा देना होता है वो ट्रेड पेबल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है गुड्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। गुड्स के बारे में पहले भी डिस्कस की थी हमने लास्ट क्लास में। गुड्स क्या है, गुड्स वो कमोडिटी है, वो प्रोडक्ट है, वो आइटम है आपकी, जिसके अंदर हम रेगुलर डीलिंग करते हैं, यानी जिस चीज का हमारा बिजनेस उसको गुड्स कहा जाता है। आइटम ब्रॉट एंड सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो नॉर्मली रूटीन में हम जिस चीज की सेल परचेज करते हैं उसको बोला जाता है गुड्स। जैसे एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो क्या करता है, क्लोथ्स, यानी वो कपड़ा खरीद भी रहा है, कपड़ा बेच भी रहा है, तो उसके लिए क्लोथ्स किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, तो जो भी फर्नीचर का बिजनेस है उसके लिए फर्नीचर जो है, यानी कि फर्नीचर के अंदर चेयर्स, टेबल हो सकते हैं, सोफा सेट हो सकते हैं, वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि वो आइटम या वो आपके आर्टिकल्स, वो कमोडिटी जिसको आप रेगुलरली एक ऑर्डिनरी नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, जिस चीज का आपका बिजनेस होगा उसी को आइटम को क्या बोला जाता है, गुड्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। उसके लिए हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं। ये हमारी पिछली क्लास में भी हो चुकी है कंसेप्ट। कॉस्ट देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी कंसेप्ट है इसमें, जो मेनली हमारी कंप्लीट हो चुके हैं 2 क्लासों में। अब कॉस्ट क्या होती है, ये वो एक्सपेंडिचर, वो तो अमाउंट होता है जो हम स्पेंड करते हैं किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। देखो अगर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज, प्रोड्यूस और एक्वायर द गुड्स, यानी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है भी, फिर तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पे जो कॉस्ट आएगी आपकी, चाहे आपने रॉ मटेरियल के लिए अमाउंट स्पेंड किया, या आपने वेजेस पे की हैं, या आपके इलेक्ट्रिसिटी के फैक्ट्री खर्चा है, फैक्ट्री का रेंट है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके जो आपका सम आएगा, वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना भी अमाउंट आपने स्पेंड किया उसको बोला जाता है कॉस्ट। या फिर एक्वायर करने में, कई बार क्या हम मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो हम प्रिपेयर गुड्स जो भी ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर, हम उसको परचेज करते हैं, लेके आते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो एक्वायर करने में, उसको गुड्स को प्राप्त करने में जो हमें खर्चा देना पड़ता है, जो भी अमाउंट आपका स्पेंड होता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट। इंक्लूड करते हैं परचेज प्राइस, फ्राइट एंड द ड्यूटीज। देखिए इसके अंदर भी कोई भी जो फिक्स एसेट्स की बात करें, अगर फिक्स एसेट्स में आपकी जैसे कि मशीनरी वगैरह होगी, कोई भी मशीन है, तो अगर इसकी कॉस्ट काउंट करने, तो एक तो आपका इसके अंदर आएगा भी जो परचेज प्राइस है, यानी जितने में आपने खरीदी है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि बिजनेस में जब भी कोई फिक्स एसेट्स आते हैं, चाहे प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, तो जब तक बिजनेस में वो एसेट्स आपकी यूज नहीं होती, उससे पहले के सारे खर्चे क्या हैं, उसकी कॉस्ट में काउंट होते हैं। जैसे कि हमने 5 लाख की कोई मशीन परचेज कर ली, ठीक है, ये तो उसकी होगी परचेज कॉस्ट। अब उसको लेके आने के जो फ्राइट चार्जेस लगे, यानी जो कैरेज लगा, गाड़ी का भाड़ा जो लगा, मान के चले 20,000 वो लग गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी उसकी कॉस्ट में काउंट आएगा। उसके बाद उसको इंस्टॉल भी करना है, जब बिजनेस में उसको यूज करेंगे उससे पहले उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी, मान के चलिए 30,000 की आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई। तो जब तक आपने उस एसेट्स को, उस मशीनरी को यूज किया प्रॉपरली, उससे पहले आपने उसके ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया, यानी 550, तो ये 550 क्या होगा, उसकी टोटल कॉस्ट में काउंट किया जाएगा। तो एसेट्स जो है उसमें सिर्फ आपका परचेज प्राइस नहीं आएगा कॉस्ट में, उसको जो भी आपने एक्वायर किया है रेडी टू यूज, जब तक आप उसको रेडी करते हैं यूज के लिए, उससे पहले का जितना भी अमाउंट आपने स्पेंड किया होगा वो सारा का सारा कॉस्ट में इंक्लूड होता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आपका है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, इनकम का ही पार्ट है, जैसे सेल हो गया। इनकम हमने क्या किया था कि जहां से आपको कोई भी आप कमोडिटी है, गुड्स है या सर्विस उसको सेल करते हैं, तो वहां से आपकी इनकम जनरेट होती है।
रिवेन्यू भी सेम ही चीज है, बस वो क्या था, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर था, ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम अर्न फ्रॉम ए बिजनेस एक्टिविटी बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी, यहाँ पे पूरे एक पीरियड की बात होगी, जैसे एक साल की बात कर लेते हैं या 1 मंथ की भी, यानी कि टोटल अर्निंग जो भी आपने अमाउंट अर्न किया, कमाया है बिजनेस से, एक्टिविटी से, बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा घटाने से पहले। अब देखो मेन इनकम क्या है बिजनेस के अंदर, मेन इनकम होती है सेल, या फिर आपके पास डिस्काउंट रिसीव हो गया, कोई कमीशन रिसीव हो गया भी, ठीक है। ये जो चीजें हैं, जब हम सारी इनकम को जोड़ देते हैं बिना कोई खर्चा घटाए, तो वो आपका रिवेन्यू में काउंट होता है। तो रिवेन्यू कभी भी प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आता भी। प्रॉफिट क्या होता है, देखो रिवेन्यू एक अलग चीज है, रिवेन्यू आपकी इनकम की तरह ट्रीट की जाती है, जो पैसा आपके पास आया। और प्रॉफिट क्या होता है, जब आप रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा। यानी कि ये तो वो चीज है जो बिजनेस में आपने अर्न किया, जहां से भी आपको इनकम हो रही है, चाहे वो आपकी गुड्स एंड सर्विस को सेल करके हो रही है, या आपने कोई स्पेशल एक्टिविटी के वहां से कमीशन रिसीव हुआ, या आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, या कोई आपकी और कोई पार्टिकुलर सर्विस है जहां से आपको इनकम आ रही है, तो वो सारी जो इनकमिंग होगी आपकी, वो सारी रिवेन्यू में काउंट करी जाएगी। बट प्रॉफिट क्या होता है, जब आप उस रिवेन्यू में से आपके जो कॉस्ट है, यानी कि जितने आपने खर्चे किए हैं, वेजेस के, सैलरी के, रेंट के, टेलीफोन चार्जेस, या फिर ऑफिस एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट बचेगा। ये कंसेप्ट भी हमारे पीछे हो चुकी थी, अभी हमने पढ़ना रिवेन्यू। ठीक है भी, क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो हमारी बची हैं 3-4, वाउचर एंटिटी। तो वाउचर क्या होता है, वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है भी, जो आपके किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को करने से पहले आपको एज ए एविडेंस आप उसको यूज करते हैं। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को, ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज ए एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, एवरी एंट्री मस्ट बी सपोर्टेड बाय द वाउचर। मतलब एक वाउचर होता है, जो भी आप बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे आप कैश की कर रहे हैं, क्रेडिट की कर रहे हैं, तो उस एंट्री को लिखने का एक आपके पास प्रॉपर क्या होता है, एविडेंस होता है, कोई प्रूफ होगा कि हम वो एंट्री क्यों कर रहे हैं। अब जैसे हम लिख देंगे, हमने क्या कर दिया, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर 2 लाख, हमने बोल दिया कि 2 लाख रुपए का हमने गुड्स है वो सेल कर दिया। अब हमारे, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने सेल कर दिया, अब 2 लाख का सेल कर दिया, हो सकता है जो आपका सेलमैन है वो 2 लाख 250 की उसने सेल की और आपको 2 लाख बता देगी, तो या फिर वो आपको एक्स्ट्रा बता सकता है या कम बता सकता है। तो फिर वो चीजें हम एंट्री कैसे करेंगे, किसके बेस पे करेंगे, एक जो आपके पास एविडेंस होगा। एविडेंस क्या होता है, वाउचर। वाउचर के अंदर अलग अलग चीजें आ सकती है, जैसे कैश वाउचर हो गया, कैश ट्रांजेक्शन के लिए। देखो कैश वाउचर होता है जब आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो आपको एक कैश रिसिप्ट मिलती है, जिसको बोलते हैं कैश मेमो। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमो, यानी कि आपको कैश की एक रसीद मिलेगी, आपने कोई पेमेंट करी है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप जब भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उसको डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं। तो वो डिपॉजिट स्लिप जब आपके पास आएगी तो आप बैंक की एंट्री कर दो कि हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया। या विड्रॉ करवाते हैं तो आपके पास चेक जाता है अभी। ठीक है, उसी तरीके से जब आप गुड्स परचेज करते हैं, तो जब परचेज करते हैं तो भी आपको कैश वाउचर मिलेगा, और जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, उस टाइम भी आपको कैश वाउचर देना पड़ेगा, यानी कैश का जो बिल है, स्लिप है, वो दी जाएगी। उसके बेस पे हम एंट्री करें, बिना किसी एविडेंस के हम एंट्री नहीं करेंगे। जनरल वाउचर हो सकता है नॉन कैश में, जैसे कि इनवॉइस है। जब आप गुड्स परचेज करते हैं, अगर उधार में परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको कौन सा बिल मिलेगा भी, इनवॉइस। ठीक है, तो आपको इनवॉइस मिलेगा जब आप परचेज करते हैं गुड्स को, या फिर सेल करते हैं, तो भी आपको इनवॉइस बिल दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डेबिट ये वाउचर होते हैं आपके, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है, आपके चेक होते हैं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट होते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, वाउचर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये वो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक एविडेंस का काम करते हैं। कल को हम क्या करते हैं, हमारी पूरी प्रोसेस है, पहले हमारी एंट्री होंगी, उसके बाद वो जर्नल में जाएगी, फिर वो लेजर में जाएगी, फिर वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर वो फाइनल अकाउंट में जाएगा। यानी फाइनल अकाउंट तक जाते जाते क्या है, हमारे पास हर चीज का एविडेंस होता है कि हमने एंट्री जो की है, जो रिकॉर्ड किया है डाटा, वो कहाँ से रिकॉर्ड है। उसके लिए बकायदा एक पेस्ट फाइल बनती है भी बिजनेस के अंदर, जो हर एंट्री का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वाउचर। एंट्री क्या होती है, एंट्री का मतलब होता है जब भी आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, एंट्रीज। ठीक है, दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स इन अकाउंट्स, एवरी एंट्री हैज अ टू साइड।
मतलब एंट्री का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्या है, गुड्स परचेज कर लिया अभी, तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज किया तो टू कैश, ये आपकी एंट्री बन गई। जो भी उसका अमाउंट रहे 2 लाख 3 लाख, हाँ ये एंट्री होगी। तो जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, कोई भी ट्रांजेक्शन को, तो उसको बोला जाता है एंट्री। जैसे मैंने लिख दिया, ये एंट्री किस चीज की है कि मैंने लिख दिया कि गुड्स परचेज किया मैंने कैश का, कैश में 2 लाख रुपए का, तो ये क्या है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, लिखा है जो चीज, इसको ही एंट्री बोला जाता है। और इसकी दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक आपकी क्रेडिट साइड होती है। ये लेफ्ट में और राइट का मतलब क्या है, जब लेजर बनाओगे तो लेजर में लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट साइड होती है उसको क्रेडिट साइड बोला जाता है। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, क्योंकि पूरा ही जो अकाउंट पढ़ोगे आप +1 को, सारा सारा डबल एंट्री सिस्टम के बेस के ऊपर ही पढ़ोगे। एक चैप्टर आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का लास्ट में जाके अकाउंटिंग फ्रॉम द अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये चीजें आपके आगे आने वाले चैप्टरों में आएंगी डिटेल में। लेजर में बताया जाएगा आपको किस तरीके से लेफ्ट साइड या राइट साइड होता है, और एंट्री सिर्फ इस तरीके से बनाई जाती है जर्नली, क्योंकि अब अभी आपने जर्नल का चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी आपने अकाउंटिंग वैसे नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ आपको ये बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हो, तो हाँ आपको पता होना चाहिए कि एंट्री क्या होती है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है, जो इवेंट आप रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, उस रिकॉर्डिंग की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद गोल्डन रूल है, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, इक्वल वैल्यू। ये चीज आपकी आएगी भी डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर में, इससे अगले बार पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वहां पे गोल्डन रूल आपको समझाए जाएंगे। 3 गोल्डन रूल है अकाउंट के, एक पर्सनल अकाउंट का, एक रियल अकाउंट का, एक नॉमिनल अकाउंट का, वो चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद अभी डिस्काउंट, कैश वर्सेस ट्रेड। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक वैल्यू होती है जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को, लिस्ट प्राइस को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसका लिस्ट प्राइस है MRP 100 रुपए है, और उसके ऑफर चल रहा है अभी, हम लिख देते हैं, आपने बहुत सारा देखा होगा जैसे दिवाली पे या कोई भी और भी आपका फेस्टिवल सीजन है, जैसे 20% ऑफ। तो क्या होता है, इस 20% ऑफ का मतलब क्या है कि जिस चीज का प्राइस आपका 100 रुपए लिखा होगा, वो चीज आपको 80 रुपए में मिल जाएगी। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट वो वैल्यू है जो किसी भी प्राइस को, किसी भी कमोडिटी के जो गिवन प्राइस है, लिस्ट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसको डिक्रीज कर देती है, उसको बोला जाता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, रिड्यूशन गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, जो आपके लिस्ट प्राइस को कम कर देता है। अभी द टाइम फॉर सेल, कब करता है, सेल के टाइम पे, नॉट रिकॉर्ड इन द सेपरेटली इन द बुक्स, ये बुक्स में कहीं रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता अभी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल जो मैंने लिया था, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल है, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सब हर किसी के लिए इक्वल होगा, मतलब जितने भी आपके पास कस्टमर्स हैं वो सबके लिए इक्वल होगा। जैसे 20% ऑफ है, तो ये ऑफर जो होगा, चाहे कोई भी कस्टमर जाए उनके, हमारे बिजनेस में आए, कोई भी दुकानदार के पास जा रहा है, तो वो सबके लिए इक्वल रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 20%, दूसरे के लिए 25% है, किसी के लिए 10% हो गया। तो मतलब जो सेल के टाइम पे होता है, जब आप प्राइस को सेल कर रहे हो किसी भी कमोडिटी को, तो उसके लिस्ट प्राइस को जो कम करता है सेल के टाइम पे, उसको तो बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसने, लिस्ट पर 10% ऑफ चल रहा है, तो 900 रुपए का ही आपका बिल कटेगा उसका। ठीक है, यानी कि वो 100 रुपए कहाँ गए 10%, वो आपकी बुक्स में कहीं भी नहीं लिखे गए। लिस्ट प्राइस क्या है उसका कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ उतने का ही बिल काट के देना है जितने का आपका एक्चुअल में वैल्यू पे की गई है या वैल्यू रिसीव करेगी है। एक होता है भी कैश डिस्काउंट, ये भी आपका रिड्यूस तो करता है प्राइस को, लेकिन कब करता है, अर्ली पेमेंट, ये पेमेंट के टाइम पे होता है, और ये बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाएगा। ये मतलब अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकता है, ये आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, ये दुकानदार ने आपको प्राइस बताया, हो सकता है आप उसको लेने गए भी, आपने ज्यादा से उसके साथ बार्गेनिंग नहीं की, आपको 1000 रुपए में दे, आपको डिस्काउंट ही नहीं दिया। और हो सकता है कोई भी फीमेल है, वहां पे बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, तो उसको चीज 800 रुपए में मिल जाए। या फिर कोई जो भी आपका बिजनेसमैन है, जो सेलर है, उसके क्या है, कोई क्लोज फ्रेंड है भी, उसको वो चीज और कम में मिल जाती है। तो मतलब ये चीजें क्या है, अलग अलग हो सकती हैं हर किसी के लिए, किसी को वो चीज 1000 में मिल रही है, किसी को 800 मिल रही है, किसी को 500 में मिल रही है। ठीक है, तो वो चीजें अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उसके नेचर के ऊपर, जो आपका बिजनेसमैन है जो सेल करता है प्रोडक्ट को, वो उसको कितने में बेच सकता है। ठीक है, वो उसके मतलब क्लोजनेस के ऊपर या उसकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी एक और चीज इसके अंदर आती है भी,
ये सबके लिए अलग अलग होता है, ये बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाएगा, या कई बार टर्म्स एंड कंडीशन भी हो जाती है। मान लो हमने कोई गुड्स परचेज कर लिया, आपको दे देवी, अगर आप पेमेंट 1 वीक के अंदर कर देते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट उसके बाद आएगी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मतलब ये क्या कब होता है डिस्काउंट? पेमेंट के टाइम पे है। अगर आपने पेमेंट कर दी विद इन द 1 वीक तो क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं कर पाए तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये रिकॉर्ड भी किया जाता है बुक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा? पेमेंट के ऊपर। यानी कि यहाँ वैल्यू हो चुकी है 80%, लेकिन उसके बाद भी जब आप पेमेंट करते हो तो हो सकता है, जैसे कई बार होता है कि हमारा जो बिल है भी 1050 का हो गया और नॉर्मली क्या कर दिया, ठीक है भी 1000 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट के टाइम पे जो कम ज्यादा हो जाती है वैल्यू, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। रिड्यूस करता है इनवॉइस वैल्यू को, यानी कि बिल की वैल्यू को कम करता है। देखो यहाँ पे बिल क्या है, 1000 रुपए का लिस्ट प्राइस है, लेकिन बिल कितने का बनाया जाएगा? 900 का। यहाँ पे जो है आपकी मोटिवेट करता है क्विक पेमेंट को, यानी कि कम क्यों है? ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आपका कस्टमर 1000 रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दे, 50-100 रुपए का डिस्काउंट दे दे, वो चीज बिक जाएगी। हम अपने मोटिवेट करने के लिए कि हमारे जो क्विकली पेमेंट हो जाए, या फिर ये बोल दें कि विद इन द 1 वीक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, उससे क्या होगा, वो पेमेंट जल्दी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम क्यों देते हैं, मोटिवेट द क्विक पेमेंट्स, ताकि हमारी पेमेंट्स जो है वो जल्दी आ जाए, या हमारा प्रोडक्ट है बहुत जल्दी क्या कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेल के टाइम पे दी जाएगी और ये आफ्टर सेल दी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका डिस्काउंट। वैसे डिस्काउंट बेसिक सी टर्म है भी कि जो आपकी वैल्यू को डिक्रीज करता है। जो बेचने के टाइम पे है, जो सबके लिए बराबर है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। जो पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, अलग अलग हो सकता है, वो आपका क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। ये आपको जर्नल के चैप्टर में डिटेल में आएंगे चीजें आगे सारे। उसके बाद है भी जीएसटी। जीएसटी इंपोर्टेंट टर्म है भी आपके लिए। जीएसटी क्या है? ये टैक्स है भी, जो क्या है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके उनकी जगह चेंज करके लेके आए। जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, ये सारी जो चीजें थी आपकी, उनकी के ऊपर बेस्ड एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लीव इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स, किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो आपकी गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स के ऊपर एंड सर्विस के ऊपर। नाम ही क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपके गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। यानी इंडिया के अंदर जितने गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उन सारे गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, रिप्लेस किया इसने किसको, मल्टीपल अर्लियर टैक्स। यानी कि हम इससे पहले बहुत सारे टैक्स थे इंडिया के अंदर, चाहे वो वैट था, चाहे वो आपकी ऑक्ट्री थी, चाहे वो एंटरटेनमेंट टैक्स था, या फिर स्टेट ड्यूटी कोई भी थी। बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी थी जिनको खत्म करके एक टैक्स लेके आए थे, जिसका नाम है जीएसटी भी। अब एक तो ये है कि इसकी जो रेट है भी, वो ऑल इंडिया में सेम है। जैसे वेट था हमारे पास, वेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स भी। ठीक है, वेट हमारे जैसे पेट्रोल पे लगता है अभी, वैसे तो बहुत जगह तो खत्म ही कर दिया। अब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, उनके ऊपर लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। अब वेट कहीं हो सकता है 20%, हरियाणा में हो सकता है, पंजाब में वही सेम प्रोडक्ट के ऊपर 25% हो, दिल्ली में हो सकता है 30 होगी, हो सकता है किसी अदर स्टेट में बिल्कुल 15% हो। तो वो क्या थी, रेट उनकी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। बट जो जीएसटी है, इसकी जो रेट है वो ऑल इंडिया में क्या हो गई, सेम रहेगी। क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी लेके आने की, वो क्या थी, वन नेशन वन टैक्स की, एक देश एक कर की पॉलिसी पे इसको लेके आए थे। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था भी, 1 जुलाई 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भी। और इसको देखो लेके आने की इसकी जो रेट है अभी जो चेंज हुई है, 0, 5, 12, 18 और 28, ये अलग अलग रेट्स हैं। देखो बहुत सारी जो आपकी क्या है, कंपलसरी गुड्स हैं, नेसेसिटी गुड्स के अंदर जो आते हैं, उनके ऊपर 0% है, उनके ऊपर टैक्स ही नहीं है, 0% की कैटेगरी में आते हैं। कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो 5% में है। जो जनरली मोस्टली जो चीजें हैं हमारी, वो 12 से 18 की कैटेगरी में आते हैं अभी। जितने भी आप जनरली अपनी लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सारे 12 और 18 की कैटेगरी में आते हैं। ये किस प्रोडक्ट पे कितना लगता है, देखो जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक कोई भी आपकी आइटम्स होगी, या फिर आपकी बुक्स होगी, स्टेशनरी होगी, ये सारी चीजें किसमें 12 से 18 में आती हैं। जो आपकी लग्जरी गुड्स में आ गई, जैसे एसी आ गई, व्हीकल्स आ गए, जैसे गाड़ियां आ गई, वो सारी 28% की कैटेगरी में आ गई। ये मैक्सिमम रेट है इसकी, और 0 इसकी मिनिमम रेट है भी। लेकिन मोस्टली जो आइटम्स हैं वो 12 से 18 की कैटेगरी में काउंट होते हैं। ये आपका स्पेशल चैप्टर आएगा कि जीएसटी, उसके अंदर हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपकी किस पे 12 लगता है, किस पे 18 लगता है, क्योंकि जो जीएसटी की काउंसलिंग है
उसकी मीटिंग होती है हर मंथ में या 6 मंथ में, लगातार उनकी मीटिंग चलती हैं और ये रेट जो है वो रिवाइज हो जाती है हर साल। यानी कि किस कम्युनिटी को किस कैटेगरी में रखना है वो उस मीटिंग में बार बार डिसाइड होता है। तो मतलब ये कोई चीज फिक्स नहीं है कि इस पे 12 ही रखना है या फिर उस पे 18 रखना है। जब भी बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस बजट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी कम्युनिटीज की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करोगे इसके प्रैक्टिकली तो आपको रेट दी होगी क्वेश्चन में। जीएसटी हमारा 3 टाइप का भी, सी जीएसटी यानी कि सेंट्रल से जीएसटी भी, यानी कि ये कौन कलेक्ट करता है, नाम ही इसका कलेक्शन के बेस पे है भी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करेगी उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी, यानी कि ये कौन कलेक्ट करेगा भी, स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो इसका मेथड होता है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई स्टेट टू स्टेट हमारा ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि सेम स्टेट में कह सकते हैं इंट्रा स्टेट, जैसे हरियाणा से हरियाणा में ही प्रोडक्ट बेचा गया है, हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोड्यूसर था उसने, जो कस्टमर है वो भी सेम ही स्टेट का है, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो 2 टाइप का जीएसटी लगेगा, एक लगेगा स्टेट जीएसटी, एक लगेगा आपका सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, यानी कि जो टैक्स लगेगा सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन करने पर तो वो 50-50% में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं रेशियो जो इसकी रहेगी 50-50 या 1-1 की रेशियो में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर, जितना भी टैक्स लगे, चाहे 12% है 18% है, 18 है तो 9% 9%, 9 स्टेट को जाएगा 9 सेंटर को जाएगा, 12 है तो 6 जाएगा दोनों में। बट अगर यहाँ पे स्टेट जो है भी मतलब इंटर स्टेट, मतलब जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा से कहाँ जा रहा है, हमने सेल कर दिया पंजाब में, तो यहाँ पे जो लगेगा आपका वो लगेगा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, और ये किसके पास जाता है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स। ठीक है, यानी कि सेम स्टेट में डिवाइड होगा तो इनके नाम इंटीग्रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और एसजीएसटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स। ठीक है, तो ये था हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी जो इसके अंदर रहेगी भी बैड डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स यानी कि वो अमाउंट जो हमारा रिकवरी नहीं होगा, जिसको हमने एज ए लॉस मान लिया, यानी कि हमने जनरली अगर कहा जाए हमने किसी से पैसा लेना है अभी और वो पैसा नहीं आया, वो पैसा डूब जाए, जब हमें ये विश्वास हो जाए कि अब ये पैसा नहीं आएगा तो हम उसको बैड डेब्ट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या है, अमाउंट अनरिकवरेबल, तो अब रिकवर होगा ही नहीं फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स कौन थे, हमारे कस्टमर जिसको हमने प्रोडक्ट सेल किया था ऑन क्रेडिट, ट्रीट एज द लॉस, लॉस मानेंगे और कहाँ लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो बैड डेब्ट्स क्या है भी, हमारा डूबा हुआ पैसा। ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको बैड डेब्ट्स में काउंट लिखा जाता है, बैड डेब्ट्स बोलेंगे इसको। ठीक है, बड़ी सिंपल सी टर्म है कि जो अमाउंट आपको डेटर्स से रिकवर नहीं होगा, अनरिकवरेबल अमाउंट है। अब हम उम्मीद ही नहीं है कि पैसा आएगा, जब हम ये मान लेते हैं तो उसको एज ए लॉस ट्रीट कर देंगे और कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है भी, हिंदी में बोलते हैं इसको दिवालिया भी। ये एक ऐसा पर्सन है जो अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, ये पर्सन एंड बिजनेस हुज लायबिलिटी एक्सीड्स द एसेट्स, जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो जाए, कैन नॉट पे द डेब्ट्स इवन आफ्टर सेलिंग ऑल एसेट्स। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी, उस टोटल प्रॉपर्टी से ज्यादा उसकी देनदारियां हैं, और वो उसकी सारी एसेट्स भी अगर बेच दे और फिर भी क्या कर सकता है, वो उस अमाउंट को पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, मान के चलिए कोई बिजनेस, कोई भी पर्सन है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, उसकी टोटल जो वैल्यूज है उसकी प्रॉपर्टी की वो 50 लाख है, और उसकी जो लाइबिलिटीज है उसको पैसा जो देना वो 80 लाख रुपए देना है भी। ठीक है, मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर वो सारी एसेट्स भी सेल कर दे उसकी, फिर भी क्या है, वो अमाउंट उसका सारा का सारा नहीं पे कर पाएगा, तो एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट, या हिंदी में बोलते हैं जिसको दिवालिया। सोलवेंट कौन होता है, इसका अपोजिट है, मतलब जो पे करने की पोजीशन में, कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई पर्सन whose assets exceeds liability, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी देनदारी से ज्यादा है, उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा है, यानी कि कैपेबल है मीटिंग और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो भी उसके पास उसकी देनदारियां हैं, जो भी उसकी फाइनेंशियली देयताएं हैं, वो उसको पे करने की पोजीशन में, यानी इतना उसके पास है भी एसेट्स कि वो अगर उसको बेच दें या फिर बिना बेचे भी क्या है उसकी लाइबिलिटी को इजीली पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलवेंट। तो सोलवेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्थ, इनसोल्वेंसी होता है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब आप
फाइनेंशियली तौर पर जब स्ट्रॉन्ग है तो उसको बोलते हैं सोल्वेंसी, और इनसोल्वेंसी का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, जब आपके पास वित्तीय संकट की स्थिति में आप हैं, आपके पास पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो उसको बोलेंगे भी इंसॉल्वेंसी। और इसके साथ अगली टर्म है भी आपकी स्टोर्स, लाइव स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन। तो स्टोर क्या होते हैं भाई? स्टोर आपकी वो कमोडिटीज होते हैं या वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिजनेस में कंजम्पशन के लिए रखे जाते हैं, रीसेल के लिए नहीं है। प्रोडक्ट तो वही है आपके, लेकिन ये वो प्रोडक्ट हैं जो बिजनेस में यूजेबल हैं, यानी कंज्यूम करने के लिए रखे जाते हैं। रॉ मटेरियल एंड द सप्लायर्स हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जो आपके प्रोडक्शन में यूज होंगे, क्लासिफाइड एज द करंट एसेट्स। देखिए इसके अंदर क्या आ गया आपका, जैसे कि मोबिल ऑयल हो गया, जैसे बिजनेस के अंदर मशीनरी चलती हैं, तो मशीनरीज के अंदर बहुत सारे आपके टूल्स हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, तो ये चीजें क्या है, या ग्रीस हो गया, तो ये चीजें क्या है बिजनेस में रखनी पड़ेंगी। अब वो कमोडिटी ऐसे तो है नहीं कि हम उनको बार बार सेल करेंगे, वो हमारे बिजनेस में चीजें कंज्यूम होंगी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो क्या है या रॉ मटेरियल हो सकते हैं जिसको हम बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन में यूज करें, कंज्यूम करेंगे, तो अपने ही कंजम्पशन के लिए जो चीजें रखी हुई हैं, सेल के लिए नहीं है, उसको बोलते हैं स्टोर्स। ठीक है, जो सेल होगा बार बार प्रोडक्ट, उसको तो क्या बोला था हमने, गुड्स। लेकिन वो प्रोडक्ट जो बिजनेस में प्रोडक्शन में यूज होंगे लेकिन उनको सेल नहीं किया जाएगा, रीसेल नहीं किया जाएगा, वो आपके स्टोर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक, देखो स्टॉक क्या था अभी, यानी कि वो क्वांटिटी जो हमारे पास अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ ईयर, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो चीजें बिना बिकी रह जाती है उसको स्टॉक बोल रहे हैं। तो लाइव स्टॉक का मतलब लाइव का मतलब लाइफ आ गया अभी, मतलब जो आपके पास जिंदा स्टॉक है, किसकी फॉर्म में होगा, एनिमल्स की फॉर्म में, या जैसे कि आपके पास डायरी है, ब्रीडिंग है, या फिर आपके पास पोल्ट्री फार्म है, फिशिंग फार्म है, ये सारी चीजें क्या वहां पे स्टॉक होता है आपका। एनिमल्स ओन फॉर द बिजनेस पर्पज, जो अपनी बिजनेस पर्पज से एनिमल्स रखे हुए हैं, चाहे डायरी का रखे आपने या ब्रीडिंग नस्ल सुधार पे आप काम कर रहे हैं, ये आपके किस में आते हैं, लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, किसी का पोल्ट्री फार्म है तो जो उसके पास स्टॉक होगा वो भी क्या होगा, लाइव स्टॉक के अंदर काउंट किया जाएगा। और लास्ट टर्म है भी आपकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, ग्रेजुअल रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। वैसे इसका भी एक चैप्टर है भी प्रॉपरली, ये सारी टर्म्स हैं जिनके अलग अलग जो हमारी पूरी +1 के अंदर हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे भी, और उन चैप्टर्स में इन चीजों को और ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ उनका मीनिंग दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन क्या, ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि जब लगातार धीरे धीरे क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस कर देते हैं एसेट्स की वैल्यू को ड्यू टू द यूज टाइम एब्सोलेंस। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट्स आपके पास जब उसकी धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि आपने क्या है, कोई कार परचेज की 2025 में, उसकी जो वैल्यू होगी मान के चलिए 15 लाख उसकी वैल्यू थी जब आपने ली। अगर आप उसको 2 साल के बाद सेल करते हैं 2027 में, अगर आप उसको सेल करोगे भी, क्या वो 15 लाख रुपए की बिकेगी भी? ये वैल्यू तो उसकी सेम नहीं रहेगी। तो क्या है, इन 2 सालों में उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, और ये वैल्यू एक दिन में डिक्रीज नहीं हुई है, ये धीरे धीरे क्या है, कंटिन्यूटी के साथ डिक्रीज होती है। रीजन कुछ भी हो सकता है, हम उसको यूज करते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अगर यूज करोगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी भी, अगर यूज ना भी करो तो टाइम के साथ साथ भी क्या है, वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हमने उसको यूज भी नहीं किया तो भी क्या है, वो 2025 मॉडल की कार है और हम 2027 में बेचेंगे तो सेम वैल्यू के साथ वो नहीं सेल होगी। ठीक है, यानी कि चीजें क्या टाइम के साथ भी अपनी वैल्यूज को कम कर देती है। हमने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 50 लाख थी भी, ठीक है, जैसे उसको 10 साल के बाद हमने यूज नहीं किया, उसको ऐसे कैसे खड़ी हुई है, फिर भी 5 साल के बाद 2 साल के बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज होती है किसी भी एसेट्स की, उस डिक्रीज को ही क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन की टर्म इसको बोला जाता है। ठीक है, टाइम की वजह से हो सकता है, एब्सोलेंस की वजह से। एब्सोलेंस होता है अपरचलन, जब चीजें आपकी ट्रेंड में नहीं रहती, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सोलेंस। जैसे कि आपका एग्जांपल है भी, आपके पास टाइम, पुराने टाइम में आपने देखा होगा रेडियो था एंटरटेनमेंट का जो मेन सोर्स था। ठीक है, जैसे ही टीवी को इंट्रोड्यूस किया गया तो टीवी में कौन सा है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन हमें मिलना शुरू हो गया। उसके बाद टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट के बाद फिर कलर टीवी आए, तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट की जो मार्केट वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। एलईडी आई तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा भी कि कलर टीवी भी आपको आज के टाइम में कोई नया परचेज करेगा। वहां पे क्या है, एलईडी एलसीडी की जो है
वो चीजें आई तो वो क्या होगी, वो चीजें प्रचलन से ही बाहर होगी। ठीक है। उसी तरीके से आप लाइटिंग में देखोगे तो पहले जो बल्ब थे वो अलग टाइप के थे भी, और आज के टाइम पे क्या एलईडी लाइट्स हैं, सीएफएल भी आई थी बीच में। तो वो क्या है, ट्रेंड के साथ साथ जब टाइम चेंज हो जाता है तो उनका चलन ही नहीं रहता, तो वो उसकी वजह से जो वैल्यू डिक्रीज होती है किसी भी एसेट्स की, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो है वो हर एक एसेट्स पे लगता है, सिर्फ किसको छोड़ के भी, एक्सेप्ट द लैंड। एक लैंड एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी फिक्स एसेट्स है भी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, यानी इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज नहीं होगी। अगर आज आपने परचेज की है तो यानी कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यानी कि टोटल फिक्स एसेट्स, सिर्फ किसको छोड़ के भी, लैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक एसेट्स के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। इसको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, वो हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के ही चैप्टर में। यहाँ सिर्फ आपको मीनिंग बताना था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, या फॉर्मूला भी दिया हुआ डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं भी, जैसे इसने एक फॉर्मूला दे रखा है, एक फॉर्मूला समझा भी देते हैं आपको। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ की जरूरत है। जैसे मैं अगर कहूँ कि कोई एक मशीन भी आज हमने परचेज की 10 लाख रुपए की, अब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ में मान के चल रहा हूँ 5 साल तक। ठीक है, 5 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, और 5 साल के बाद वो मशीन क्या स्क्रैप में तो बिकेगी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वैल्यू जीरो हो जाएगी। 5 साल के बाद कुछ ना कुछ तो स्क्रैप तो बचेगा उसका, और मैं मान के चल रहा हूँ कि वहां पे जो उसका स्क्रैप है भी वो 50,000 रुपए का बिक जाएगा 5 साल के बाद, अगर वो यूज भी नहीं हो रही है तो फिर फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ मैंने कितनी मानी, 5 साल, तो यहाँ पे क्या होगा 950 डिवाइड बाय 5, यानी कि यहाँ पे हो गया 190। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि उस मशीन की जो वैल्यू है एक साल में 1,90,000 जो वैल्यू है उसकी डिक्रीज हो रही है। अगर उसकी लाइफ होती है यहाँ पे 10 ईयर, तो एक क्या बचता भी, सिर्फ 95,000 से डिक्रीज होती वैल्यू। तो मतलब ये एक फॉर्मूला बना रखा है किसका, डेप्रिसिएशन काउंट करने का। और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूले जो हम चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट देखिए, इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, हमारे जो नेक्स्ट टर्म्स है इसके अंदर, वो देखिए क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टर्नओवर। देखिए रिवेन्यू की टर्म हमने पढ़ी थी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, एक तरीके से सेल को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल देते हैं। अभी हमारी जो टर्मोलॉजी है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं +1 के अंदर सोल ट्रेड का बिजनेस, यानी इंडिविजुअल ओनर है या फिर पार्टनरशिप पढ़ोगे आप 12th क्लास के अंदर, और एक आपकी कंपनी का बिजनेस फॉर्मेट होता है। वही सेल वर्ड यूज यहाँ पे होता है आपका पार्टनरशिप के अंदर भी और सोल ट्रेड के अंदर भी, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। बट कंपनी के अंदर सेल की जगह क्या वर्ड यूज होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लगभग दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। इनकम अर्न फ्रॉम द कोर बिजनेस एक्टिविटी, सेलिंग गुड्स और सर्विस। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, यानी कि मेनली जो आपने इनकम अर्न की कहां से, कोर बिजनेस एक्टिविटी, मेनली जो बिजनेस की एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी क्या होती है, सेल और परचेज होती है। ठीक है, सेल चाहे आप गुड्स की कर रहे हैं चाहे आप सर्विस की कर रहे हैं। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आपकी सेल होगी गुड्स की, ठीक है, प्रोडक्ट की। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सेल करोगे सर्विस की। ठीक है, तो वहां से जो आपको इनकम जनरेट हुई, इनकम अर्न हुई, जो आपने कमाया है पैसा, वो क्या होगा आपका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और सेल भी तो यही चीज होती है। बस फर्क क्या है, वो कंपनी एक्ट 2013 जब से आया भी, यहाँ पे सेल वर्ड ही हटा दिया गया कंपनी से, वहां पे क्या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही काउंट कर लिया गया। एग्जाम्पल इसमें लिया था, सेल ऑफ गुड्स, सर्विस रिवेन्यू, यानी कि जो गुड्स को बेच के, प्रोडक्ट को बेच के जो हमारा पैसा है उसको सेल ऑफ गुड्स कहेंगे। सर्विस रिवेन्यू, जो आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एक टीचर है अभी वो पढ़ा रहा है तो बदले में फीस ले रहा है, वो उसकी सर्विस प्रोवाइडर के बदले में फीस। एक डॉक्टर है वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, वहां से उसको जो फीस मिलेगी वो क्या है, सर्विस रिवेन्यू है। एक लॉयर्स है वो वकील है, तो मतलब जो भी वो अपना काम कर रहा है तो वहां से जो सर्विस चार्ज लेगा वो उसकी सर्विस रिवेन्यू। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि मेनली जो इसके अंदर सेल है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जो हमारे रेगुलर एक्टिविटी से इंक्लूड नहीं है। जैसे कोई बिजनेसमैन है भी, उसकी नॉर्मली सेल से तो 10 लाख रुपए की इनकम आती है, अब उसकी लॉटरी लग जाती है 50 लाख रुपए की, है तो वो भी इनकम एक तरीके से। ठीक है, बट वो इनकम जो है रेगुलर इनकम में काउंट नहीं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आती है। उसके लिए हमने कुछ किया तो नहीं ना। ऑपरेटिंग इनकम कौन सा होता है, जिसके लिए हम बिजनेस को ऑपरेट करें, जिस चीज के लिए चला रहे हैं वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं आएगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको जनरली याद रखना है कि जब आप गुड्स एंड सर्विस सेल करते हैं उस सेल को ही क्या बोला जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है,
अब बात करते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर भी सेम सेल को ही कहा जाता है, बट टर्नओवर क्या है, ये आपकी एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। जब एक प्रोडक्ट बेचा, मान के चलिए आज हम बात करें कि भी एक कोई भी 1000 आइटम्स थी, यूनिट थी किसी की, और 1000 का ही उनका रेट लगाया, तो 1 लाख रुपए की हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। ये तो सिर्फ एक सिंगल टाइम के लिए है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर पूरे पार्टिकुलर पीरियड की बात करें, जैसे कि भी एक महीने की अगर सेल को जोड़ दिया जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, टर्नओवर। टोटल नेट सेल जनरेटेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि जो आपने जनरेट किया नेट सेल एक ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड ये आपका 1 मंथ भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है। जनरली तो हम इसको क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए काउंट करते हैं, और अकाउंटिंग ईयर आपका कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है पूरा एक साल का। तो इस पूरे टाइम पीरियड के लिए जो आपकी सेल हुई, उसका जो सम है उसको बोला जाएगा टर्नओवर। ये भी कंपनी एक्ट का ही वर्ड है। इंडिकेटर द बिजनेस स्केल, ये किसको दिखाता है भी, आपके बिजनेस के स्केल को दिखाता है कि आपके बिजनेस का दायरा कितना है। अगर आपकी सेल कम है तो आपका बिजनेस छोटा सा होगा, अगर सेल बहुत ज्यादा है तो दिखाया जाएगा कि बिजनेस बहुत बड़ा है। तो सेल ही तो आपके बिजनेस के जो स्केल है उसको इंडिकेट करती है। ग्रोथ सेल बिफोर रिडक्शन, नेट सेल आफ्टर रिटर्न्स एंड डिस्काउंट। तो ग्रोथ सेल का मतलब होता है भी जो हमने बेच दिया, और नेट सेल का मतलब होता है कई बार क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। अब हमने कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, अब किसी को हमने 1 लाख रुपए की सेल कर दी किसी कस्टमर को, हो सकता है उसमें कोई डिफेक्टिव पीस चला जाए भी, या जो सैंपल दिया सैंपल के अकॉर्डिंग ना जाए कुछ चीजें, तो वो क्या करेगा, वापस करके जाएगा। तो मान के चलिए उसने 10,000 रुपए का वापस भी कर दिया, तो हमारे पास नेट सेल क्या बची, एक्चुअल में तो सेल 90 की हुई है ना, लेकिन जो डिडक्शन से पहले है वो बोले जाएगा ग्रोस सेल, और जो आफ्टर डिडक्शन होता है उसको बोलते हैं नेट सेल। ठीक है, हायर टर्नओवर लार्जर बिजनेस एक्टिविटी, जितनी सेल होगी हम मान के चलेंगे बिजनेस हमारा उतना बड़े स्केल पे काम कर रहा है। अगर देखो, अगर आपकी सेल ही नहीं है, साल में आपने बेचे तो 5-4 टर्म्स है, आपकी ट्रांजेक्शन बहुत थोड़ी सी है, तो हम उसको बिजनेस को एक्टिविटीज है वो छोटे से स्केल पे मानेंगे। और जितनी आपकी ज्यादा सेल होगी उतनी ही आपकी बिजनेस की जो एक्टिविटीज का स्केल है वो लार्जर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है इंपॉर्टेंट, टर्नओवर इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू टर्नओवर माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ये हमने पहले भी रेवेन्यू की बात की थी, वहां भी हमने डिस्कस किया था कि जो इनकम है वो प्रॉफिट नहीं होती है, टर्नओवर आपकी प्रॉफिट नहीं होती है, ये आपके लिए इनकम है जो आपने जनरेट की है। और प्रॉफिट क्या होता है, जब आपकी टोटल टर्नओवर में से आप खर्चे माइनस कर दोगे, ऑल एक्सपेंसेस जब आप माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टर्नओवर कभी प्रॉफिट नहीं होती है। ठीक है भाई, तो ये हमारा कंसेप्ट जो है, इसके साथ इस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स थी वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।